यह एक पारिवारिक कहानी है, तुम बिन। ये सत्य घटनाओं पर आधारित है और कुछ परिवारों को एक साथ जोड़ती है। आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। यह कहानी धारावाहिक है, 5 भागों में लिखी गई है। तो सुनिए, तुम बिन। घर में खुशियां लहरा रही हैं। इतने इंतजार के बाद गिरधर जी के घर पोते का जन्म हुआ है। लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं। अरे भाभी जी, आज तो आप बड़ी खुश हैं। लगता है सारी मिठाई अकेले ही खा लेंगी। ये लड्डू का थाल लेकर कहाँ छुपाने जा रही हैं? नंदोई जी की बात सुनकर सुमति सकुचा गई। अरे नहीं भाई जी, आप लोगों का मुंह मीठा करने के लिए ही तो घूम रही हूँ। सिर्फ मुंह मीठा करने से काम नहीं चलेगा, भोजन के बाद दक्षिणा भी मोटी चाहिए। अरे 12 साल इंतजार किया है, ठाकुर जी की चौखट पर रोज माथा टेका है, तभी तो आपको पोते का सुख मिला है। बात सुनते हुए गिरधर जी सामने आ गए। भैया, यह तो वही मिसाल हुई, रोजा रखे कोई और ईद की सेवैयां उड़ा ले जाए कोई और दूसरा। आपने किस किस चौखट पर माथा टेका, जरा हमें बताएंगे? भाई जी, अब कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई पूजा करता है, कोई यज्ञ करता है। हम तो भाई अपने अंतर्यामी से आंतरिक प्रेम रखते हैं और अंदर ही अंदर पूजा, प्रार्थना, आरती सब निपटा लेते हैं अपने ठाकुर जी से। फिर हंसी खुशी और मुखर हो गई। गिरधर जी खानदान के बड़े बुजुर्ग तो हैं ही, साथ ही जवाब भी तपाक से देते हैं। ऊंचा लंबा कद, चौड़े कंधे, गोरा चिट्टा लालिमा लिए शरीर, शरीर पर अचकन पायजामा, वजनदार आवाज, अपने पद के अनुरूप ही व्यक्तित्व है। आंखों में ममता और खुशी झलक रही है। जाने कितने पूजा पाठ और मनौतियों की प्रसाद से मिला है ये पोता। पूरे खानदान में बाबूजी के नाम से विख्यात गिरधर जी अपनी पूरी मर्यादा का ख्याल रखते हैं। अब तो अपने हम उम्र भी उन्हें बाबूजी कहकर ही बुलाते हैं। बड़े बेटे की शादी हुई 12 साल हुए। हर बार सबको लगता था अब एक वारिस मिलेगा, पर बेटी के पैदा होने पर उदास हो जाते। अब 2 पोतियों के जन्म के बाद प्रताप ने हाथ जोड़ दिए। बाबूजी, मैं बेटे बेटी में फर्क नहीं समझता। आप जो भी बच्चे हैं उन्हें अच्छे से शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। मैं हर तरह का सुविधा देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ, जिससे लोग लड़के लड़की का फर्क भूल जाएं। और तीसरे बच्चे का रिस्क मैं नहीं ले सकता। बाबूजी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। अरे, पालने वाला तो मैं ही हूं ना, मैं दूंगा सबका खर्चा। बेवकूफ कहीं का। लड़का लड़का ही होता है, लड़की लड़की ही है। वह क्या तुझे कमाकर खिलाएगी? जब दोनों ससुराल चली जाएंगी तो बैठा रहना कोने में अकेले आंसू बहाते। लड़के के बिना तेरा वंश कैसे चलेगा? बाबूजी, आप समझते क्यों नहीं? जमाना बदल गया है। 3 के खर्चे में हम 2 बच्चों को बहुत अच्छी तरह पाल सकते हैं, उन्हें अच्छा समय दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। फिर तीसरी लड़की हो गई तो सबसे ज्यादा दुख तो आपको होगा। तू तो लड़का चाहता ही नहीं है, होगा कैसे? उठकर चले गए बाबूजी। कहने से कुमार कभी गधे पे बैठेगा? जो तेरी मर्जी है कर, तेरे मेरे बाप का क्या जाता है? प्रताप की पत्नी लता कॉन्वेंट शिक्षित, मितभाषी और बहुत ही समझदार है। किसी किस्से कहानियों से उसको कोई मतलब नहीं है। किसी घरेलू उठा पटक से कोई वास्ता नहीं। बस अपने काम से काम, अपनी व्यस्तता में भी पढ़ने का शौक बरकरार है। दोनों बच्चियां बड़ी समझदार और सलीके वाली हैं। सबसे माँ की तरह विनयपूर्वक मिलना, अभिवादन करना, छोटे छोटे कामों में माँ की मदद करना उनकी आदत में शामिल है। सबसे बड़ी बात, पढ़ाई में तेज है। सास सुमति ने लता को भी समझाने की कोशिश की, पर वह चुपचाप धीरे से मुस्कुराकर उठ जाती है। हार कर पति पत्नी दोनों चुप हो गए। छोटे बेटे परेश की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। बड़े घर की बेटी काफी कुछ ले देकर आई। देखने वालों की आंखें चौंधिया गईं, नंदे निहाल हो गईं। अब उन्हें लगा घर में कोई बतियाने वाला तो है। माँ, अब घर में कम से कम मन तो लगेगा,
कोई पास बैठकर हंसी मजाक करे, काम करे तो अच्छा लगता है। सचमुच घर में मेला सा लगने लगा। शाम होते ही घर भर जाता। काम करने वाली शांति से काम कर रही है, छोटी बड़ी फरमाइशें पूरी हो रही हैं बैठे बैठे ही। किसी और को तो रसोई में झांकने की जरूरत नहीं है। बस सारा समय जैसे धीरे धीरे हंसी मजाक में निकल जाता है। सामने वाली पर कभी कभी छींटा कसी भी हो जाती है, पर लता ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे नई नवेली वाणी भी अक्सर व्यंग भरी मुस्कान फेंकने लगी। ननद की ससुराल शहर में ही है। जब तब बेटे को गोदी में लिए आ धमकती है। अभी तो इसका स्कूल नहीं है, कुछ दिन और मौज कर लें। 11 महीने के अंदर वानी की गोद भर गई। गोल मटोल गुदगुदा गोरा चिट्टा पोता देखकर सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। हॉस्पिटल में सबसे पहले दौड़कर प्रताप ने ही गोदी में संभाला। बाबूजी बाबूजी, आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। बाबूजी के साथ उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। नर्स ने वापस बच्चे को ले लिया। क्या करते हैं आप? डॉक्टर हमको डांटेगा, इन्फेक्शन हो गया तो। खाली देखने को बोला था। बात तो सर के ऊपर से निकल गई। सब चहकने लगे। बाबूजी धीरे से बोले, तेरा भी ऐसा एक बेटा होता तो तमन्ना पूरी हो जाती। अरे बाबूजी, मेरा ही तो बेटा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। सबको फ़ोन में खबर करने में व्यस्त हो गया। बाबूजी ने भरी भरी आंखों से बेटे को देखा। नादान है, आज नहीं समझेगा, कभी तो समझ आएगी। सवा महीना जैसे पलक झपकते निकल गया। बच्चे की छठी का समय आ गया। विशाल कोठी के बगीचे और आंगन में ही सब तैयारी होने लगी। लोगों का आना जाना, बधाइयाँ देने का सिलसिला अनवरत चलता रहा। लंबा चौड़ा खानदान, बहन बेटी जमाई समधी साड़ू और उनके बच्चे, साथ में उनकी लड़की जमाई, सबके समधियाने, वो सब भी जुड़ गए। बाबूजी ने अपनी थैली का मुंह खोल दिया। इतना बड़ा व्यवसाय है, इतना धन और कब कम आएगा? जी भर कर सबको उपहार बांटे। बच्चे का नामकरण हुआ। पूजा होम सब विधियां ही एक के बाद एक संपन्न होती चली गईं। शाम को महिलाओं की संगीत सभा शुरू हुई। नाम के लिए तो ये महिलाओं का प्रोग्राम था, पर सब मर्द भी महफिल में मौजूद थे। जच्चा बच्चा के गानों से शुरू होकर धीरे धीरे फिल्मी गानों पर ठुमके लगने लगे। बाबूजी देख देख कर निहाल थे। इंतजाम पूरा प्रताप के ही जिम्मे था। वह बढ़ बढ़कर सब काम देख रहा था। उसकी खुशी परेश से भी बड़ी थी। हर आने जाने वाले का स्वागत करना, सबके चाय नाश्ता खाना पीना का ख्याल रखना, सब उसकी जिम्मेदारी थी। बहन सौम्या और बहनोई को भी सब सपरिवार बुलाया। उनको आते देखकर प्रताप सामने आया। अभिवादन आदि के बाद यथोचित सम्मान के साथ बहनोई कमल को हाथ पकड़कर स्टेज पर ले आया। यहाँ बैठिए कमल जी, यहाँ आपको कंपनी भी अच्छी मिलेगी, और कुछ कसर रह गई हो तो वह भी बता दीजिए। बाबूजी के इकलौते जमाई स्मार्ट तो हैं ही, मिलनसार भी हैं। बैठकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। साले साहब, आपको यहाँ एक कमी नजर नहीं आ रही? आधी अधूरी सी महफिल है। अरे कमल बाबू, आप किस मर्ज की दवा हैं? जो कमी है बताइए, अभी पूरी किए देते हैं। देखिए, सिर्फ लेडीज हैं मंच पर, उनकी मधुर आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही है। माइक भी ठीक नहीं है, और आप लोग जब तक ठुमका नहीं लगाएंगे पार्टी में रंग कैसे आएगा? चलिए चलिए सब उठिए, सबको नाचना है यहाँ पर। मुस्कुराकर प्रताप ने कहा, कमल बाबू ऐसा है, हम लोग सिर्फ बीबी के इशारों पर ही नाचते हैं। कनखियों से बाबूजी और फूफा जी की ओर देखकर उन्होंने कहा, ठीक है, आज आप सब हमारे इशारों पर नाचेंगे। हंसते हंसते सबका बुरा हाल था। फिर तो सभी जोड़ियों ने मिलकर जो धमाल मचाया कि घंटों नाच गाना चलता रहा। फिर सबके जाने का समय हो गया। सब एक एक करके विदा होने लगे, पर बाबूजी ने अपनी बहन बहनोई को रोक लिया। कभी कभी तो ऐसे मौके आते हैं जिंदगी में,
3-4 दिन मेरे पास रहिए, कुछ दुख सुख की बातें होंगी। चाहते तो वे लोग भी यही थे कि एक साथ रहें तो आनंद दुगना हो जाएगा। बुआ तो बाबूजी से बड़ी हैं, पर पुकारती भैया ही हैं। भाई पर उनका असीम स्नेह है। कहीं शादी ब्याह हो, कोई छोटा बड़ा उत्सव है या फिर घर में कोई मनमुटाव है, जीजी के बिना भाई का और भाई के बिना जीजी का गुजारा नहीं है। यहाँ तक कि माँ पिताजी के मरने के बाद जमीन जायदाद के बंटवारे में भी बुआ का बड़ा सहयोग था। पर बुआ जी को सख्त हिदायत थी फूफा जी से, बंटवारे में ससुराल से कुछ नहीं लेना है। तो बुआ जी ने अपना हिस्सा नहीं लिया, पर कुछ अन्याय तो उन्होंने किया ही। भाई को बड़ा हिस्सा देकर और नाराज छोटे भाई ने सारे संबंध तोड़ दिए और अलग घर में चला गया। ना उन्होंने बड़े भाई को कभी ब्याह शादी में बुलाया, ना ही बुआ को। फिर भी बुआ साल में एक बार छोटे भाई के पास जरूर जाती हैं, राखी के दिन। पिछली किसी बात का जिक्र ना कर भाई भी सम्मान से विदा करता है। बस इतना सही रिश्ता है। अकेले में जब चारों बैठे तो छोटे भाई का जिक्र होना ही था। जीजी 20 साल गुजर गए, पर छोटे ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। कल उसकी बड़ी याद आ रही थी। बुआ की जगह फूफा जी ने मुंह खोला। आज सच कहें भाई जी, अन्याय तो उसके साथ हुआ ही है। उसकी शराफत है कि झगड़ा नहीं किया, तमाशा खड़ा नहीं किया, मन का गुस्सा मन में लिए चला गया। फिर आपने भी तो कहीं खबर नहीं ली। कम से कम इस खुशी के मौके पर तो बुलाना ही चाहिए था। आना ना आना उसकी मर्जी थी। बस मन में सोचकर चुप हो गया, उसे कहीं मेरा अहंकार ना समझ ले। बस यही एक शंका थी मन में। सचमुच बाबूजी की आंखें नम हो आईं। फूफा जी ने प्रसंग बदल दिया। भाई भाई का मामला है, लाख अपने हैं, फिर भी हम तो हैं बाहरी आदमी ही। बड़े लोग बेईमानी पर न्याय की मुहर लगाकर अपना दामन बचाने की कोशिश करते हैं, पर सच तो सच ही है, जमीन जायदाद के मामले बड़े ही नाजुक होते हैं। पहला अध्याय इतना ही है। इसके बाद दूसरा अध्याय शुरू होगा, तुम बिन।